हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, जिसे हम शॉर्ट में जेजे एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह 2015 का अधिनियम है और इसमें जो है 2021 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। तो इसका पहला पार्ट हमने देखा है, उसमें हमने 50 प्रश्नों को हल किया है और अभी तक हम धारा 4 तक पहुँचे हैं, क्योंकि इधर परिभाषा खंड में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो ज़्यादा हो गई है। तो अब जो है हम इस दूसरे खंड में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आगे के प्रावधान हैं वह किस रूप में हैं और ये सारे जो अधिनियम के प्रावधान हैं, इनको हम एमसीक्यूज के रूप में आपको देंगे, आपके समक्ष रखेंगे, जिससे आप प्री के लिए एक अच्छी तैयारी कर सकें। इसके साथ-साथ आप पूरे अधिनियम को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएँगे हमारे साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अब इसके पहले का जो वीडियो है, पहला पार्ट जो है उसको अगर नहीं देखा है, तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे एक क्रम हो जाएगा और क्रम से अगर आप पूरे अधिनियम को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए कारगर साबित होगा। तो आइए हम इसमें अगला खंड जो शुरू करते हैं और प्रश्न नंबर 51 से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से आगे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसमें प्रश्न है कि राज्य सरकार कब यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड के सभी सदस्यों को बालकों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और न्याय के संबंध में ऐसा प्रशिक्षण जो है उसको प्रदान किया जाए। तो ऐसा जो प्रशिक्षण है उनकी नियुक्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर प्रदान किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो बोर्ड के सदस्य हैं उनको जो है बालकों के देख-रेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ऐसी जो ट्रेनिंग है, उनकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर जो है ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। यह प्रावधान धारा 4 के खंड 5 के अंतर्गत आपको मिलता है जेजे एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति को प्रधान मजिस्ट्रेट, जिसको धारा 57 के अंतर्गत से बताया गया है, उसके सिवाय राज्य सरकार के द्वारा जांच के पश्चात समाप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर कोई बोर्ड का सदस्य बनाया गया तो बोर्ड से यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, तो किशोर न्याय परिषद या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जहां भी हम बोर्ड शब्द का यूज करते हैं, इसका अर्थ यह है किशोर न्याय बोर्ड। तो किशोर न्याय बोर्ड में जब किसी सदस्य को नियुक्त कर दिया गया तो उसकी नियुक्ति के बाद उसको जो है उसके पद से हटाया भी जा सकता है। तो उसको पद से किन कारणों से हटाया जा सकता है, तो यह जो कारण है वह बताए गए हैं धारा 4 के खंड 7 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और उसका वह दोषी है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी वैध कारण के लगातार 3 मास तक वह भाग लेने में असमर्थ रहता है या किसी वर्ष में 3/4 से कम बैठकों में भाग नहीं लेता है या उपधारा 4 के अधीन वह अपात्र हो जाता है। तो अपात्र को आपने देखा पिछले प्रश्नों में कि अगर वह नैतिक अधमता का दोषी है, बालकों के मानवाधिकार का उल्लंघन का दोषी है या इस प्रकार के उसने बालकों के विरुद्ध कोई अपराध किया है, तो अगर इस तरह से वह पूर्व में दोषी है, तो उसको जो है इसके पद से हटाया जा सकता है। अर्थात यह जो सभी आधार बताए गए हैं, इन सभी आधारों पर किसी व्यक्ति को जो कि बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है, उसको पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जहां किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वहां बोर्ड के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो देखिए, अगर कोई बालक है, अर्थात एक व्यक्ति है, उसने 18 वर्ष की आयु जब पूरा नहीं किया था, अर्थात जब वह अवयस्क था, बालक था, उस दौरान उसने कोई कार्य किया था और ऐसा कार्य किया था विधि के उल्लंघन में था और उसका जो कार्यों का, उसके अपराध का विचारण चल रहा है और विचारण के दौरान वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, अर्थात वह वयस्क हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में आपको जो प्रावधान है वह धारा 5 के अंतर्गत मिलता है। तो धारा 5 में जो प्रावधान बताया गया है उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा कि बोर्ड के द्वारा ऐसी जो जांच है वह जारी रखी जाएगी। दूसरा है इसमें कि यदि उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश इस रूप में पारित किया जा सकेगा मानो वह व्यक्ति अभी भी बालक है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प अर्थात विकल्प संख्या 1 और 2 यह दोनों ही सही हैं। तो वहाँ पर जो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो आदेश या दंडादेश पारित किया जाएगा वह उसी प्रकार से उसके ऊपर लागू होगा मानो वह अभी बालक है, क्योंकि अपराध उसने बाल्यावस्था में किया था और अभी वह वयस्क हो गया है। तो बाल्यावस्था में किए गए कार्य के कारण उसका जो
बाल्यावस्था में जो दंड दिया जा सकता था वही दिया जाएगा, न कि वयस्क को दिया जाने वाला दंड उसको दिया जाएगा। धारा 5 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु से पहले कोई अपराध किया था और उस अपराध के लिए वह क्या हुआ था, गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है, तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो देखिए, अब इसके पहले आपने धारा 5 के अंतर्गत जो देखा कि एक व्यक्ति है और उसका जांच चल रही है, चूंकि उसने अपराध किया था कोई और उस अपराध की जांच चल रही है और जांच के दौरान वह क्या होता है, वयस्क हो जाता है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? लेकिन यह जो प्रश्न है आपका धारा 6 से संबंधित है। यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले एक अपराध किया, उसके लिए वह गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार जब किया गया था तो अब गिरफ्तारी के दौरान ही वह क्या हो गया, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? उस बालक को क्या बालक के रूप में ट्रीट करते हुए उसका विचारण किया जाएगा या उसको वयस्क मान करके विचारण किया जाएगा? तो देखिए इसमें विकल्प कि वह जांच के प्रक्रिया के दौरान बालक समझा जाएगा। बालक इसलिए समझा जाएगा क्योंकि उसका जो अपराध है वह बाल्यावस्था में किया गया था, इसलिए भले अब वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है लेकिन अभी भी उसको क्या समझा जाएगा, बालक समझा जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि बोर्ड जो है जमानत पर नहीं छोड़ता है तो जांच के दौरान सुरक्षित स्थान पर उसको रखा जाएगा, उसको कारागार में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपने सुरक्षित स्थान की जो परिभाषा है, परिभाषा खंड में आपने देखा कि सुरक्षित स्थान किसे कहा जाएगा, तो सुरक्षित स्थान के अंतर्गत आपका कारागार जो या जेल, यह सुरक्षित स्थान के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए उसको कारागार में या जेल में नहीं डाला जाएगा बल्कि किसी अन्य स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर उसको रखा जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प भी सही होगा। तीसरा है कि उसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। तो इस अधिनियम अर्थात जे एक्ट के अधीन उसके साथ जो है जो निर्दिष्ट प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुसार व्यवहार किया जाएगा, उसको बालक समझा जाएगा, वयस्क अपराधी उसको नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ पर प्रयुक्त तो सभी जो प्रक्रिया है वो उसके साथ अपनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत बोर्ड या परिषद के संबंध में प्रक्रिया के संदर्भ में उपबंध दिया गया है? तो प्रक्रिया से संबंधित जो उपबंध है यह जो है धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्ड अपनी बैठकों के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि, तो बोर्ड जो है अपनी बैठकों के संबंध में यहाँ पर क्या सुनिश्चित करेगा? तो इसको देखेंगे कि सभी प्रक्रिया बालक हितैषी होनी चाहिए, अर्थात बालक के पक्ष में होनी चाहिए, उसके हित में होनी चाहिए जो भी प्रक्रिया है। तो यह कथन सही है। दूसरा है कि यह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला नहीं होना चाहिए, तो यह जो कथन है यह भी सही है। और तीसरा है कि वह स्थान नियमित न्यायालय के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में जो रेगुलर कोर्ट होते हैं वहां पर जो अभियुक्त होता है वह वयस्क होता है, तो उसके संदर्भ में वहां पर जो प्रक्रिया है वह अपनाई जाती है एक रेगुलर अपराधी की, लेकिन यह बालक है तो उसको रेगुलर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यह सभी जो प्रक्रियाएं हैं यह बोर्ड के अपने बैठकों में यह सुनिश्चित करेगा। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह आपको धारा 7 के अंतर्गत मिलता है। अगला प्रश्न है बोर्ड के द्वारा मामले के अंतिम निपटारे के समय धारा 18 खंड 3 के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम कितने सदस्य उपस्थित रहेंगे? देखिए, बोर्ड के द्वारा मामले के अंतिम निपटारे के समय धारा 18 की उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम कितने सदस्य उपस्थित रहेंगे? तो वहां पर जो प्रधान मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ साथ जो दोनों जो सदस्य हैं ये सभी लोग उपस्थित रहेंगे। अब धारा 18 खंड 3 के अंतर्गत प्रावधान क्या है आप इसको भी देखेंगे। तो धारा 18 के अंतर्गत बताया गया है कि बोर्ड जघन्य अपराध में आदेश दे सकता है कि बालक का विचारण वयस्क के रूप में नियमित न्यायालय के द्वारा किया जाए। तो जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है तो ऐसा आदेश केवल और केवल एक सदस्य के द्वारा या प्रधान मजिस्ट्रेट के द्वारा ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रधान जो मजिस्ट्रेट होता है उसके साथ साथ जो इस सदस्य होते हैं किशोर न्याय बोर्ड के, उनके द्वारा, अर्थात वहां जब पूरी उनकी स्ट्रेंथ बैठेगी उसके द्वारा ही यह निर्णय लिया जाएगा कि किसी बालक का जो विचारण है
क्या वह बालक की तरह किया जाए या उसको एक नियमित न्यायालय में वयस्क के अपराधी के रूप में मान करके उसका विचारण किया जाए। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व के संबंध में उपबंध दिया गया है? तो ऐसा जो प्रावधान है या उपबंध है वह दिया गया है धारा 8 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपील या पुनरीक्षण में किसके द्वारा नहीं किया जा सकेगा? तो प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, वह नहीं पूछ रहा है या किया जा सका पॉजिटिव पूछ रहा है। तो इसको देखेंगे आप धारा 8 का खंड 2, तो इससे उत्तर मिलता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन बोर्ड पर प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय के द्वारा, बाल न्यायालय के द्वारा अर्थात बालक न्यायालय के द्वारा या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा, इनके द्वारा यह जो है किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सेशन कोड का, सत्र न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड को जो दी गई शक्तियां हैं उसका प्रयोग सेशन कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए सशक्त नहीं किया गया है। तो जब उसको जो है सशक्त नहीं किया गया है तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिलता है आपका धारा 9 के अंतर्गत। तो धारा 9 में प्रावधान क्या है कि उस मजिस्ट्रेट द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया जो इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है। तो वह कौन सी प्रक्रिया, अर्थात इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही करने के लिए सशक्त नहीं किया गया है, शक्ति नहीं प्रदान की गई है, तो वो अगर उसके समक्ष कार्यवाही पेश की जाती है तो उस मामले में वह क्या करेगा? तो वह उसकी स्वयं कार्यवाही नहीं कर सकता है। बोर्ड की अनुमति से मामले में कार्यवाही कर सकेगा, तो यह भी गलत है। सेशन न्यायालय की अनुमति से कार्यवाही कर सकेगा, तो सेशन न्यायालय को तो यहाँ पर कोई अधिकारिता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन गलत हैं। बल्कि वह क्या करेगा कि मामलों को बालक के साथ बोर्ड को जो है वह तत्काल भेज देगा, क्योंकि बालकों के संदर्भ में जो कार्यवाही करने का अधिकार किसको है? तो किशोर न्याय बोर्ड को है, अर्थात बालक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, जिसके बारे में धारा 4 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो बोर्ड से तात्पर्य जो है धारा 4 के अधीन जो किशोर न्याय बोर्ड परिषद की जो स्थापना की बात हुई है उस बोर्ड से है। तो वह क्या, अगर मजिस्ट्रेट क्या है कि इस अधिनियम के लिए विचारण करने के लिए सशक्त नहीं है तो वह तत्काल मामले को बोर्ड को भेज देगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताएं, अर्थात यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है अर्थात गलत है। तो इसमें देखिए कि जहां की गिरफ्तार व्यक्ति यह कहता है कि वह बालक है या अपराध के समय बालक था, तब न्यायालय कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? एक व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है या विधि के विरोध में कोई कार्य किया है और उसको जब पकड़ा जाता है तो वह कहता है कि अभी हम बालक हैं या जब हम अपराध किए थे तो उस समय हम बालक थे। तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो आयु की अवधारणा की जांच के लिए साक्ष्य लिया जाएगा। यह कथन सही है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है या गलत है। अभियुक्त से शपथ पत्र ले सकेगा, तो अब अभियुक्त से शपथ पत्र नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह क्या हो गया, यह आत्म अभिशंसन हो गया, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने वाली बात हो गई। तो इसलिए वह अभियुक्त से शपथ पत्र नहीं ले सकता है। यही जो कथन है वह गलत है। ऐसी जांच वह न्यायालय स्वयं कर सकेगा, यह भी सही है। उपरोक्त दावा किसी भी प्रकरण पर मामले का निपटारा हो जाने के पश्चात भी स्वीकार किया जा सकेगा। तो यह 1, 3 और 4 तो कथन सत्य हैं, लेकिन दूसरा जो कथन है वह असत्य है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है? तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 10 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि अगर इस प्रकार से कोई जो बालक है वह गिरफ्तार किया जाता है, तब ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के भार साधन में रखा जाएगा। रेगुलर जो सिविल पुलिस है इसके भार साधन में, उसकी अभिरक्षा में उसको नहीं रखा जाएगा। तो और इसके साथ साथ जब वह किसी विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ रखा जाता है, उसकी अभिरक्षा में रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में बालक को तत्काल गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर उसको
बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। तो यह प्रावधान धारा 10 में किया गया है। अगला प्रश्न है, जैसे ही विधि के उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तब यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह सही है। तो जब बालक को गिरफ्तार किया जाता है तो विशेष पुलिस बल इकाई के प्रभार में उसको रखा जाएगा। यह कथन सही है, धारा 10 के अंतर्गत प्रावधान है। दूसरा है कि अभिहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा। यह भी कथन सही है। और 24 घंटे के भीतर उसको बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर यह सभी जो तीनों कथन है वह सही है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए, अर्थात यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह सही है। तो इसमें कथन यह है कि इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गिरफ्तारी के पश्चात क्या किया जाएगा। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो पुलिस हवालात में रखा जाएगा, यह बिल्कुल सही नहीं है। जेल में रखा जाएगा, तो यह भी गलत है। 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, यही कथन सही है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया नहीं जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है रेगुलर अपराधी जो है, जो सामान्य अपराधी है, वयस्क अपराधी हैं, उनको रखा जाता है, उनको पेश किया जाता है। बालक अपराधी को पेश नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है, उसकी उस बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार से होगी। अब देखिए, धारा 10 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि बालक है या अपराध करते समय वह बालक था, तो उसको जब वो गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद किसके प्रभार में रखा जाता है, तो विशेष किशोर पुलिस इकाई, इनके प्रभार में वह रखा जाता है। तो जब इस प्रकार से पुलिस इकाई के समक्ष अभिरक्षा में वह रखा जाता है, भार साधन में रखा जाता है, तो उसका जो कर्तव्य है वह किस प्रकार से होगा या उसकी ड्यूटी क्या होगी। तो उसकी ड्यूटी यह होगी, धारा 11 के अंतर्गत यह प्रावधान आपको मिलता है। तो उसकी ड्यूटी यह होगी, इस प्रकार से उत्तरदायी होगा, मानो वह ऐसा व्यक्ति बालक का क्या है, माता पिता है, या वह बालक के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर उपरोक्त जो दूसरा और तीसरा कथन है यही सही है, और उस जो पुलिस इकाई है उसका यही उत्तरदायित्व होगा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उससे संबंधित उपबंध दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, किस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है, यह प्रावधान दिया गया है धारा 12 के अंतर्गत। धारा 12 के अंतर्गत तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, जहां की धारा 12 के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले दृश्यमान बालक को जमानती या गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तब जो बोर्ड की प्रक्रिया क्या होगी। क्योंकि आपको देखा, धारा 10 के अंतर्गत जब इस प्रकार से किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। तो जब बोर्ड के समक्ष उसको पेश किया जाएगा तो बोर्ड की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 12 के अंतर्गत मिलता है। तो बोर्ड जो है उसे जमानत पर छोड़ सकेगा। दूसरी बात यह है कि परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन उसको रख सकेगा। तीसरी बात इसमें है कि उपयुक्त व्यक्ति के देखरेख के अधीन रख सकेगा। तो यह सभी जो कार्यवाहियां हैं वह बोर्ड कर सकता है, धारा 12 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 12 खंड 1 के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले दृश्यमान बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा यदि यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि। तो सामान्यतः आपने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जो कि बालक है और उसको जब पकड़ा जाता है और पकड़ करके उसको बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, तो वहां पर जो बोर्ड है उसको चाहे तो वह जमानत पर छोड़ सकता है, लेकिन वह जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। कब? जबकि अगर ऐसे उसको छोड़ा जाए, जमानत पर छोड़ दिया जाए, तो उसका संसर्ग या उसका संबंध किसी ज्ञात अपराधी से हो जाएगा। तो किसी अपराधी से उसका संबंध हो जाएगा, अर्थात वह उससे मेल मिलाप करके और भयानक किस्म का अपराधी बन सकता है। अगर ऐसी आशंका है तो उस बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा, खतरे में पड़े जाने की उसकी आशंका है, भय है, तब भी न्यायालय उसको नहीं छोड़ेगा। उसे छोड़ने से न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
तब भी ऐसे बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ पर यह चारों जो विकल्प हैं, चारों तीनों जो कथन है वह सही है। अगला प्रश्न है, जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक जमानत आदेश की कितने दिन के भीतर भी जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, तो उसे जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। अर्थात जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए अगर कोई बालक है वह असमर्थ है, तो ऐसे स्थिति में वो जो जमानत की शर्तें हैं उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए बोर्ड के समक्ष वहां पर आवेदन किया जा सकता है। इसके संदर्भ में भी प्रावधान जो है धारा 12 के अंतर्गत खंड 4 में मिलता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब विधि के विरोध में बालक जमानत के आदेश के 7 दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, तब ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के परिवर्तन के लिए परिषद के समक्ष या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ पर 7 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है, जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक को गिरफ्तार कर पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष लाया जाता है, तो यथाशीघ्र इसकी सूचना किसको दी जाएगी। तो इस प्रकार से जब किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है या उसको पकड़ा जाता है और पकड़ करके उसको बोर्ड के समक्ष या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सूचना जो है धारा 13 के तहत दी जाती है। तो धारा 13 के अंतर्गत जो प्रावधान है कि सूचना किसको दी जाएगी, तो उसके माता पिता को या संरक्षक को या परिवीक्षा अधिकारी को। अगर परिवीक्षा अधिकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण अधिकारी को इसकी गिरफ्तारी की जो है सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पर सभी कथन है वह सही है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसके पहले का प्रश्न जो आपने पढ़ा उसमें क्या था, गिरफ्तारी जब की जाती है किसी बालक की, तो गिरफ्तारी जब की जाती है तो वहां पर सूचना किसको दी जाती है, तो माता पिता, संरक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी। लेकिन आपको इस प्रश्न में विशेष रूप से जो पकड़ना है जो शब्द को, वह जमानत शब्द को पकड़ना है कि एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी गिरफ्तारी की सूचना इन तीनों को दी जाएगी। लेकिन अगर वह गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ा जाता है, तो जब जमानत पर छोड़ा जा रहा है तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस रूप में यह थोड़ा सा आपसे अलग है, अगले प्रश्न से अलग है, इसलिए धारा 13 के खंड 2 के अंतर्गत इसका जो प्रावधान है वह दिया गया है। तो 13 के खंड 2 जब देखेंगे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जहां बालक जमानत पर हो वहां परिषद के द्वारा अर्थात बोर्ड के द्वारा परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी इनको जो है सूचना दी जाएगी। परीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी। और सूचना किसके द्वारा दी जाएगी, तो बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। माता पिता को या संरक्षक को इसकी सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसकी आवश्यकता तब है जबकि उसको गिरफ्तार किया जाता है। जमानत देते समय माता पिता को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, धारा 14 के अधीन कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। तो देखिए, जब कि बालक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है अर्थात कोई बालक है और वह अपराध किया है, तो एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अपराधी कहलाता है। लेकिन बालक के संदर्भ में आपको अपराधी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं करना है, आपको विशेष रूप से इस बात को नोट कर लेना है जबकि खास करके आप मेंस लिख रहे हो, तो बल्कि उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करना है, तो विधि के विरोध में बालक या विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, इस शब्द का प्रयोग आप हमेशा करेंगे। अर्थात विधि के विरोध में अगर कोई बालक है तो उसकी जो जांच पूरी की जाएगी, तो न्यायालय के समक्ष जब उसको या न्यायालय तो नहीं, बोर्ड के समक्ष जब उसको पहली बार पेश किया जाता है, तो ऐसे पेश किए जाने की तारीख से 4 महीने के भीतर उसकी जो जांच है वह पूरी की जाएगी। ऐसा जो प्रावधान है धारा 14 के अंतर्गत मिलता है। अगला प्रश्न है, धारा 14 के अधीन कोई जांच की अवधि 4 माह के अतिरिक्त लेखबद्ध कारणों से कितनी अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी। तो आपने देखा धारा 14 के खंड 2 के अंतर्गत धारा 14 का दूसरा खंड, इसमें बताया गया है कि इस धारा के अधीन जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 4 महीने के भीतर उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन लेखबद्ध कारणों से
इसको 2 महीने की अवधि तक के लिए इसको विस्तारित भी किया जा सकता है, इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो 4 महीने में पूरा किया जाएगा, सामान्य नियम है, लेकिन अगर कोई बहुत ही आवश्यक कारण है तो उस अवधि को 2 माह तक और बढ़ाया जाएगा, अर्थात इसको कुल 6 महीना कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, बोर्ड के द्वारा धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार से पेश किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। तो जघन्य अपराध का मामला है, तो जघन्य अपराध के मामले में जो प्रारंभिक निर्धारण नहीं बल्कि प्रारंभिक जांच है, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह है धारा 14 के खंड 3 के अंतर्गत मिलता है। तो धारा 14 और खंड 3 क्या बताता है कि धारा 15 के अधीन जघन्य अपराध के मामले में प्रारंभिक निर्धारण परिषद के समक्ष बालक को पेश करने की तारीख से 3 महीने के भीतर उसको निस्तारित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां घोर या जघन्य अपराधों के लिए बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो उसे कौन ऐसी अनुज्ञा प्रदान करेगा। तो जो है बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की बात करता है, तो ऐसी जो समय है वह कौन बढ़ा सकता है। तो ऐसी समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में एक चीज जो आप विशेष रूप से ध्यान रखें वह यह है कि अब इस पद को समाप्त कर दिया गया है, इसका नाम अब समाप्त कर दिया गया है। कहाँ? तो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 की बनाई गई है, इसमें जो है आपको मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट शब्द को हटा दिया गया है और महानगर क्षेत्र की जो परिभाषा है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए अब जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के द्वारा छोटे अपराधों वाले मामलों का निपटारा दंड प्रक्रिया संहिता, जिसका नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, के अधीन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दो बातों को ध्यान रखना होगा। एक तो है पूछ रहा है छोटे अपराध के मामले में, दूसरा जो आपसे पूछा जाता है जघन्य अपराध के मामले में। तो छोटे अपराध के मामले में ध्यान रहे संक्षिप्त प्रक्रिया का अपनाई जाएगी, संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। और जघन्य अपराध या घोर अपराध, तो अपराधों के यहाँ पर 3 कैटेगरी बताई गई है। एक तो छोटे अपराध या लघु अपराध, तो उसको कहते हैं जहां पर सजा जो है वह अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का मामला है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे घोर अपराध, तो घोर अपराध जो है 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जो है वह घोर अपराध आते हैं। और जघन्य आता है, जघन्य अपराध होता है 7 वर्ष से लेकर के अधिक का जो कार्य है, जो अपराध है वह जघन्य अपराध हुए। तो ऐसा जो अपराध है वह किसके द्वारा किया जाता है? बालक के द्वारा। तो अगर जो है छोटे अपराध किए जाते हैं तो उसका जो निपटारा करने में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, लेकिन जो घोर या जघन्य अपराध किया जाता है तो उसका निपटारा जो है समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम देकर के उलझा भी सकता है कि कोई अपराध है जो 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, 14 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो वारंट मामला, सेशन मामला या समन मामला। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है समन मामला, वारंट और सेशन मामले का जो विचारण है वह सामान्य अपराधियों के मामले में उसको अपनाया जाता है। यहाँ बालक जो अपराधी है या जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उसके लिए प्रक्रिया की बात हो रही है, तो संक्षिप्त और समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कि बोर्ड के द्वारा घोर या जघन्य अपराधों वाले मामलों का निपटारा दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जघन्य अपराधों के मामलों का जो विचारण है वहां पर समन मामलों की जो प्रक्रिया है इसका अनुसरण किया जाएगा, इसको अपनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो परिषद या बोर्ड के द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण यह जो है धारा 15 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, बोर्ड के द्वारा इस अधिनियम के अधीन मामले का निर्धारण करने में ऐसा अपराध करने वाले बालक की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और अपराध की परिस्थितियों के बारे में प्रारंभिक निर्धारण कर आदेश पारित कर सकेगा। तो कब कर सकेगा? तो यहाँ पर आप देखें
जबकि वह जो अपराध है वह जघन्य हो, अपराधी 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या अपराधी जो है वह 16 वर्ष से अधिक आयु का हो। इन सभी मामलों में जो बोर्ड है वह अपराध की किस परिस्थिति में किया गया है, अपराध करने वाले बालक की जो समझ क्या है, उसकी योग्यता क्या है, इन सब बातों को वह परिस्थितियों को वह निर्धारित कर सकता है और उसके अनुसार वह आदेश पारित कर सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, तब बोर्ड जो है किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? तो जब प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद, तो प्रारंभिक निर्धारण कौन सा? तो धारा 15 के अनुसार जब वो प्रारंभिक निर्धारण करता है कि उसने जो है क्या है कि जघन्य अपराध किया है या घोर जो अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो समन मामलों के विचारण की जो प्रक्रिया है वह अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन से संबंधित उपबंध है? तो जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है या उपबंध दिया गया है, यह धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा? तो पुनर्विलोकन के संदर्भ में प्रावधान कहाँ है? तो धारा 16 के अंतर्गत। और पुनर्विलोकन करने की जो शक्ति है वह किसके पास होगी? तो यह होगी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा विकल्प सही है। अगर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा कि आपने बताया, सीआरपीसी में अब इस पद को समाप्त कर दिया गया है, तो अब जो है आगे से यह शायद प्रश्न में आपको न मिले। अगर मिलता भी है तो जब नई सीआरपीसी लागू हो जाएगी तो यह जो शब्द है वो समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 16 के अधीन बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन कितने माह में किया जाएगा? तो ऐसा जो पुनर्विलोकन है वह कितने माह में किया जाएगा? तो 3 महीने के भीतर इसका जो पुनर्विलोकन है वह किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, अवधि, कारणों का एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा पुनर्विलोकन कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा? तो उच्च स्तरीय समिति के द्वारा पुनर्विलोकन, तो आपको यहाँ पर शब्दों को पकड़ना है, अन्यथा यहाँ शब्दों में ही उलझाव हो जाता है। तो देखिए, सामान्य पुनर्विलोकन कितने समय में पूरा किया जाता है? तो 3 महीना के भीतर। लेकिन यह पूछ रहा है कि बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, अवधि, कारणों का एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा जो पुनर्विलोकन है वह 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है आपको धारा 16 में खंड 2 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट है, धारा 16 खंड 2 में वर्णित उच्च स्तरीय समिति का गठन किनसे मिलकर के होगा? तो उच्च स्तरीय जो समिति है उस समिति में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? तो इसमें आप देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यपालक अध्यक्ष है वह इसके अंतर्गत शामिल होता है। गृह सचिव, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, यह सभी जो व्यक्ति हैं वह उच्च स्तरीय समिति के अंतर्गत शामिल हैं, जो क्या करेंगे? जो कि बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेंगे। नेक्स्ट है, बोर्ड के द्वारा तिमाही आधार पर मामलों के लंबित रहने की सूचना राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रारूप में किसको दी जाएगी? तो बोर्ड के द्वारा तिमाही आधार पर मामलों के लंबित रहने की जो सूचना है वह किसको दी जाएगी? तो यहाँ पर यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, इनको दी जाएगी। इसके साथ साथ यह जिला मजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 16 के अंतर्गत खंड 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत बालक न्यायालय की शक्तियों से संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है? अर्थात जो बालक न्यायालय है उसकी क्या शक्तियां होंगी, यह प्रावधान जो है धारा 19 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट है, धारा 21 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध कौन सा दंडादेश पारित नहीं किया जाएगा? तो यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई बालक है जो कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, तो उसके विरुद्ध कौन सा यहाँ पर पनिशमेंट उसको नहीं दिया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है।
इसमें यह बताया गया है कि उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे बालक की जो बालक नहीं है संयुक्त कार्यवाही नहीं किया जाए, अर्थात एक बालक और एक वयस्क व्यक्ति, इन दोनों का जो संयुक्त रूप से विचारण नहीं किया जा सकता, एक साथ उनका विचारण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा जो प्रावधान है पूछ रहा है कि कहाँ दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह प्रावधान धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, कोई बालक जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न हो। यह नियम किस मामले में लागू नहीं होगा? तो यह नियम कहाँ लागू नहीं होगा, किस मामले में? तो यहाँ पर धारा 24 को देखेंगे, इससे जो है यह बात स्पष्ट होगी। तो यदि उसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या उसने जो है धारा 19 खंड 1 के अधीन विधि का उल्लंघन किया है। तो अगर इस प्रकार से उसने उल्लंघन किया है तो यहाँ पर ये जो प्रावधान है वह लागू नहीं होंगे, जैसा कि धारा 24 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है, धारा 26 में विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक के संदर्भ में क्या जो है उपबंध है? तो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है और वह अपराध करने के बाद या इसका उल्लंघन करने के बाद वह जो है भाग जाता है, फरार हो जाता है, इसे भगोड़ा कहा जाता है। तो उसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 26 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो ऐसी स्थिति में कोई पुलिस अधिकारी ऐसे जो भगोड़े बालक है उसको जब पकड़ता है तो उसको अपने प्रभार में, अपने भार साधन में ले सकता है। दूसरी बात इसमें यह कर सकता है कि 24 घंटे के अंदर बालक को जहां वह पाया जाए निकटतम बोर्ड के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप विशेष रूप से कोई भी पुलिस अधिकारी उसको पकड़ सकता है, जबकि इसके पहले आपने क्या देखा था कि अगर कोई अपराध किया जाता है तो वहां पर जो बालक को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, वह जो विशेष पुलिस है उसके द्वारा किया जाएगा। सामान्य सिविल पुलिस जो है इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वह भगोड़ा है, फरार है, तो उसको किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा, एक सामान्य जो सिविल पुलिस है उसके द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। जब गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर उसको जो है निकटतम जो बोर्ड है, किशोर न्याय बोर्ड है, उसके समक्ष उसको पेश किया जाएगा और ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी क्योंकि वह बालक है। तो यह सारी जो बातें हैं धारा 26 के अनुसार सही हैं। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बाल कल्याण समिति से संबंधित उपबंध दिया गया है? तो अभी आपने क्या देखा, किशोर न्याय परिषद जिसके बारे में धारा 4 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया था। अब आप देख रहे हैं बाल कल्याण समिति। तो बाल कल्याण समिति जिसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कहा जाता है, इसके संदर्भ जो प्रावधान है वो धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिए धारा 27 के अंतर्गत जो कमिटी बनाई जाती है इसमें जो है एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होंगे। और अभी आपने किशोर न्याय परिषद की जो बात करी थी उसमें आपने देखा था कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, लेकिन यह जो है बाल कल्याण समिति के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। तो 4 सदस्यों में से एक जो है सदस्य क्या होगी, महिला होगी। इसके पहले भी आपने देखा था जो बोर्ड था उसमें भी जो सदस्य हैं उसमें एक महिला थी। तो यहाँ पर 5 लोगों से मिलकर के ये इसी कल्याण समिति बनेगी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की जो शक्ति है वह किसके पास है? तो बाल कल्याण समिति के गठन की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। धारा 27 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में सूचना के द्वारा यहाँ पर बालकों की देखरेख के लिए समिति का जो गठन है वह कर सकती है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार अधिसूचना की तारीख से कितने समय के भीतर समिति के सभी सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी? तो देखिए यही बातें आप वहां भी देखे थे कि अगर जो बाल कल्याण समिति नहीं, किशोर न्याय परिषद की जो स्थापना की गई, तो किशोर न्याय परिषद की स्थापना के बाद वहां पर जो उसके सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से जो बाल कल्याण समिति है, तो बाल कल्याण समिति के जो सदस्य होंगे उनके लिए भी
प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो उनकी नियुक्ति की तारीख से 2 महीने के भीतर जो है इसी व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण समिति का जो गठन है वह किनसे मिलकर के होगा? तो धारा 27 के अंतर्गत दूसरा जो खंड देखेंगे, इसमें यह बताया गया है कि समिति में एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे और इन सदस्यों में से कम एक क्या होगी? महिला होगी। तो यहाँ पर इन सभी व्यक्तियों से मिलकर के बाल कल्याण समिति का गठन होगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में कितने समय तक सक्रिय न रहा हो। तो कोई व्यक्ति तभी जो है बालकों से बाल कल्याण समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है जबकि वह कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रहा हो। नेक्स्ट है, बाल कल्याण समिति में किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा? देखिए, यह जो नियुक्ति होगी सदस्यों की वह कितने समय के लिए होगी? तो यह 3 वर्ष के लिए होगी। अर्थात एक जो बाल कल्याण समिति में सदस्य बनाया जाएगा उसका कार्यकाल 3 साल होगा। इसके संदर्भ में धारा 27 के अंतर्गत खंड 6 में जो प्रावधान है वह किया गया है। नेक्स्ट है, समिति के कार्य कारण का तिमाही पुनर्विलोकन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसके पहले आपने देखा था कि जो किशोर न्याय बोर्ड है उसका जो पुनर्विलोकन है वह कैसे किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपके बाल कल्याण समिति के पुनर्विलोकन की बात की जा रही है। तो पुनर्विलोकन जो है तिमाही होगा और ऐसा जो तिमाही पुनर्विलोकन है यह जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान जो है धारा 27 में खंड 8 के अंतर्गत दिया गया है। और इसी के साथ साथ आप धारा 16 को देखेंगे। धारा 16 में पुनर्विलोकन किसके कार्यों का? तो बोर्ड के कार्यों का पुनर्विलोकन किया जाता है। तो बोर्ड के कार्यों का पुनर्विलोकन जो है वह भी तिमाही ही होता है, अर्थात प्रत्येक 3 माह में होता है। लेकिन वहां पर जो पुनर्विलोकन की शक्ति है वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, बाल कल्याण समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है या असत्य है? तो समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी, यह कथन सही है। जो इस तरह से बाल कल्याण समिति बनाई जाएगी वह न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी। दूसरी बात यह है कि समिति को महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट समिति का शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा, तो यह भी सही है। और अगला है कि समिति का गठन 7 वर्ष के लिए होगा। समिति का जो गठन है यह 7 वर्ष के लिए नहीं होगा और बल्कि यहाँ पर इसका गठन कितने समय के लिए होगा इसके संदर्भ में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा जो कथन है वह सत्य है जबकि चौथा जो है वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, समिति कितनी बैठकें करेगी? तो समिति जो है कितनी बैठकें करेगी इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह आपको धारा 28 के अंतर्गत मिलता है और यहाँ पर यह बताया गया है कि 1 मास में कम से कम 20 बैठकें जो है वो समिति के द्वारा की जाएगी। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से यह दूसरा पार्ट समाप्त हुआ और हमने कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगले पार्ट में हम इसका जो अंतिम पार्ट होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका यह अधिनियम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको एक बेहतर प्रश्नों का कलेक्शन मिल सके। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।